हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीओ मुकोट एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम जुलाई 2026 को है, जो HD02 पेपर कोड है, हिंदी साहित्य है, जिसका एग्ज़ाम 4 अगस्त को है 2026 को। 70 नंबर का पेपर होगा। ये पहली क्लास है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है सरस्वती पात्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु था। अगला क्वेश्चन है, जजेंद्र हिंदी उपन्यास किस धारा के लेखक थे? तो जजेंद्र हिंदी उपन्यास के मनोवैज्ञानिक धारा के लेखक थे। किसके थे? मनोवैज्ञानिक धारा के लेखक। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक का नाम बताइए। तो उसने कहा था कहानी के नायक का नाम है लैला सिंह। अगला क्वेश्चन है, गजाधर बाबू किस कहानी के पात्र है? गजाधर बाबू वापसी कहानी के पात्र है। किसके? वापसी। अगला क्वेश्चन है, मुंशी जी निर्मला को पसंद करने के लिए क्या करते थे? मुंशी जी निर्मला को पसंद करने के लिए उसे उपहार और मिठाई लाते थे और इसकी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश किस विचारधारा के पक्षधर थे? तो उत्तर स्वयं प्रकाश मार्क्सवादी प्रगतिशील विचारधारा के पक्षधर थे। अगला खंड है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें गद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए। गद्यांश है, जब किसी तरह राह न गया उसे जबरा को धीरे धीरे से उठाया, फिर उसके सिर को थपथपाया कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की दहन से जाने कैसी सुगंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में लिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा सही समझ रहा था कि श्रवण यही है, स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा से गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह इतनी ही तृप्तता से गले लगाता वह अपने नींदा से हाथ ने था, जिसके आज भी उस दिशा में पहुंचा दिया। ने इस अनोखी मैत्री ने जैसे आत्मा के सब द्वार खोल दिए। उसके एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। उत्तर ऐसा प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद कहानी से पूछ की रात से लिए गए हैं। इस प्रसंग में गरीब किसान हल्को कड़ाकों की ठंड में अपने खेत की रखवाली कर रहा है। उसके साथ उसका प्रिय कुत्ता जबरा भी मौजूद थे। अत्यधिक ठंड और गरीबी के कारण हल्कू बहुत कष्ट सह रहा था। और इसका गद्यांश का व्याख्या है, इस गद्यांश में लेखक ने मनुष्य और पशु के बीच सच्चे प्रेम, आत्मीयता और संवेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया। जब ठंड असहनीय हो जाती है तब हल्कू अपने कुत्ते जबरा को गोद में उठा लेता है और बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरता है। यदि भी जबरा के शरीर से सुगंध आती है, फिर भी हल्कू के मन में उसका कोई घृणा नहीं होती है। वह उस अपने भाई या सबसे प्रिय मित्र समान प्रेम करता है। जबरा भी अपने स्वामी के प्रेम को समझकर स्वयं सुरक्षित और सुखी अनुभव करता है। इसे आत्मीय संबंध के कारण हल्कू कुछ समय के लिए अपनी गरीबी, दुख और अभाव भूल जाता है। लेखक यह स्पष्ट किया कि सच्चा प्रेम धन दौलत से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता और अपनत्व से उत्पन्न होता है। यह गद्यांश मानवीय करुणा, मित्रता और पशु प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला गद्यांश है, उन्होंने अनुभव किया कि वे पत्नी बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व में से पत्नी मांग में संतोष डालने की अधिकारी है, समाज उसी प्रतिष्ठा है उसके समान। वह 2 वक्त भोजन की थाली में रख देने से सारे करते हुए छूट पाती जाती हैं। वे घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई हैं कि वे अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई। प्रसंग है,
प्रस्तुत गद्यांश उषा प्रियवदा की प्रसिद्ध कहानी वापसी से लिए गए। इसमें सेनावर्ती गजाधर बाबू अपने परिवार के व्यवहार से अत्यंत दुखी और निराश हो जाते हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि परिवार में उनका महत्व तो केवल धन कमाने तक ही सीमित था। वे क्या है? लेखिका ने इस गद्यांश में आधुनिक पारिवारिक जीवन के संवेदनता और स्वभाव पूर्ण मानसिकता का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। गजाधर बाबू को लगता है कि पत्नी और बच्चों के लिए उनका अस्तित्व केवल मार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही सीमित था। नौकरी के समय परिवार उसका सम्मान करता था, परंतु सेनावर्ती के बाद उनका महत्व तो कम हो गया। पत्नी घरेल वस्तुओं और दैनिक कार्यों में इतनी व्यस्त हो गई कि पति के प्रति उसका स्वभाव तम लगाव समाप्त हो गया। गजाधर बाबू स्वयं को परिवार में अपेक्षित और अकेला अनुभव करते थे। इस गद्यांश के माध्यम से लेखिका ने यह संदेश दिया कि परिवार का आधार केवल धन ही नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान, अपनानापन, पारिवारिक संवेदना होना चाहिए। यहाँ भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ परिवार केवल औपचारिक संबंध बनकर ही रह जाता है। अगला गद्यांश है, इस पेपर कोड में HD 02 में लगभग 2 या 3 गद्यांश आएंगे जिसकी व्याख्या करनी होती है। अगला गद्यांश है, मात्र प्रेम में कठोरता होती है लेकिन मधुरता से मिली हुई है। इस प्रेम में करुणा थी, वे कठोरता नहीं थी। जो आत्मीयता गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वे अंग जब किसी वेदना से टपने लगता है तो ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। बालक का करुण रोदन निर्मलता को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा है। उत्तर है, प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास निर्मला से लिया गया है। इस प्रसंग में निर्मला के हृदय में एक असहनीय बालक के प्रति जागृत मातृत्व का करुणा का चित्रण किया गया है। वह क्या है? लेखक ने इस गद्यांश में मातृत्व की महानता और उसकी कोमल भावना का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। सच्चा मातृ प्रेम केवल स्नेह ही नहीं देता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अनुशासन और कठोरता भी अपनाता है। ये कठोरता दंड देने के लिए नहीं है बल्कि बच्चे के हित और सुरक्षा के लिए होती है। बालक के करुण रोदन को सुनकर निर्मला के हृदय में उसकी प्रति गहरी दया और ममता जाग उठी है। उसे अनुभव होता है कि बालक ऐसा ही है और अनाथ है और तथा उसे स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता है। इसी क्षण निर्मला के मन में मातृत्व की भावना पूरी तरह से विकसित हो जाती है। लेखक ने इस प्रसंग के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा मातृ प्रेम निस्वार्थ करुणा में त्यागपूर्ण संरक्षण प्रदान करने वाला होता है। यह भावना मानव जीवन का प्रेम, संवेदना और आत्मीयता से भरी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीप की दावत कहानी के वातावरण परिवेश पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भीष्म शाहनी की प्रसिद्ध कहानी चीप की दावत आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय समाज के वातावरण और परिवेश का अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। कहानी का परिवेश एक ऐसे परिवार का है जो अपने कार्यालय के उच्च अधिकारी चीप को पसंद करने के लिए भव्य दावत का आयोजन करता है। परिवार के सभी सदस्य चीप के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। घर की सजावट, भोजन, पहनावा और व्यवहार सब कुछ दिखावे और कृत्रिमता से भरा हुआ दिखाई देता है। कहानी का सबसे मारी पक्ष यह है कि परिवार अपनी वृद्ध माँ को चीप के सामने लाने में संकोच करता है। उन्हें लगता है कि माँ साधारण रहन सहन उनकी आधुनिक छवि को खराब कर देगा। इससे आधुनिक समाज में बढ़ती पश्चाता, मानसिकता और बुजुर्गों की अपेक्षा स्पष्ट होती है कि लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया कि आधुनिक जीवन में मानवीय संवेदना धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है तथा उनके स्थान पर स्वार्थ, आडंबर तथा पद प्रतिष्ठा की लालसा बढ़ती जा रही है। कहानी का वातावरण सामाजिक विभिन्नता, कृत्रिमता, पारिवारिक मूल्य के हास तथा नैतिक पतन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। अंत में माँ का सरल सहनीय में व्यवहार सभी का हृदय जीत लेता है
तथा यह सिद्ध करता है कि सच्ची कहानी मानवता, सादगी, प्रेम और संस्कारों में ही निहित होती है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस BD को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यह पेपर कोड है HD02, हिंदी साहित्य का पेपर कोड है। BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये फर्स्ट क्लास है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बायोलॉजी क्लासेस BD को भी ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के नायिका के चारित्रिक विशेषता को ले कीजिए। तो उत्तर, पुरस्कार कहानी की नायिका भारतीय नारी के श्रेष्ठ गुणों के प्रतीक है। उसका चरित्र आदर्श, त्याग, आत्मसम्मान और कर्तव्यनिष्ठा से परिपूर्ण है। वे हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक का परिचय देती हैं तथा अपने सिद्धांतों से वे कभी समझौता नहीं करती हैं। नायिका अत्यंत शोभानी है। वे अपने सम्मान को किसी भी प्रकार के पुरस्कार या लोभ से अधिक महत्व देते हैं। इसमें त्याग और बलिदान की भावना भी है। वे दूसरों के दुख और हित के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहती हैं। नायिका कर्तव्यनिष्ठ और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाली हैं। सत्य, ईमानदारी और न्याय उसके जीवन का प्रमुख आदर्श हैं। यह कठिन परिस्थितियों में ही साहस नहीं छोड़ती हैं, धैर्यपूर्ण समस्या का सम्मान करती हैं। उसमें संवेदनशीलता और मानवीय करुणा भी विद्वान है, जिसके कारण वे दूसरों के दुख को अपना दुख मानती हैं। लेखक ने नायिका के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा पुरस्कार धन या सम्मान नहीं, बल्कि अपने चरित्र, आदर्श और आत्मसम्मान की रक्षा करना है। यह उसके व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन है अगला, कहानी और उपन्यास के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, कहानी और उपन्यास दोनों के गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, किंतु दोनों में अनेक अंतर पाए जाते हैं। यह कहानी आकार में छोटी होती है, जबकि उपन्यास आकार में बड़े और विस्तृत होते हैं। कहानी सामान्यतः एक घटना, समस्या, भाव पर आधारित होती है, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाएं, पात्र, प्रसंगों का विस्तृत चित्रण किया जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, परंतु उपन्यास में अनेक प्रमुख गौण पात्र होते हैं। कहानी कथानक संक्षिप्त, प्रभावशाली और एकांक होते हैं, जबकि उपन्यास का कथानक विस्तृत तथा बहुआयामी होता है। कहानी कम समय में पढ़ी जा सकती है, जबकि उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। कहानी का उद्देश्य किसी एक भाव, घटना, विचार का प्रभाव उत्पन्न करना है, जबकि उपन्यास का उद्देश्य समाज, जीवन, संस्कृति, राजनीति और मानवीय संबंधों का व्यापक चित्रण प्रस्तुत करना होता है। कहानी में भाषा अधिक संक्षिप्त और संगन होती है, जबकि उपन्यास में वर्णनात्मक शैली का अधिक प्रयोग होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी जीवन के किसी एक क्षण या घटना का प्रभावशाली चित्रण है, जबकि उपन्यास संपूर्ण जीवन का विस्तृत और यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास में चित्रित राजनीतिक वातावरण को ले कीजिए। महाभोज प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का चरित्र राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति, ग्रामीण राजनीति, प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा सत्ता की स्वभावपूर्ण प्रवृत्तियों का अत्यंत यथार्थ चित्रण किया गया। लेखिका ने दिखाया कि राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा न रहकर केवल सत्ता प्राप्त करना है, उसके बनाए रखना बन गया। उपन्यास में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जातिवाद, धनबल, बाहुबल और तथा झूठे प्रचार का सहारा लेते हैं। गरीब, दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनता की समस्या का समाधान करने के स्थान पर नेता अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। उपन्यास में प्रशासन, पुलिस तथा सरकारी अधिकारी भी निष्पक्ष न होकर राजनीतिक दबाव में कार्य करते दिखाई देते हैं। अपराधियों को संरक्षण मिलता है, जबकि निर्दोषों लोगों को न्याय मिल पाता है। सत्य को दबाना है तथा झूठ को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग सत्ता के लिए हितकारी में किया जाता है। लेखिका ने यह दिखाया कि मीडिया और जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा की जाती है।
इस प्रकार महाभोज केवल एक राजनीतिक उपन्यास नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के विडंबों और भ्रष्ट राजनीति, प्रशासनिक निष्क्रियता तथा सामाजिक न्याय का सख्त दस्तावेज है। यह उपन्यास पाठकों को राजनीतिक वास्तविकता से परिचित कराता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास पर लेख लिखिए। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हिंदी उपन्यास की एक महत्वपूर्ण धारा। इस धारा में बाहरी घटनाओं की अपेक्षा पात्रों के अंतः मानसिक संघर्ष, भावनाओं, इच्छाओं, कठुआओं तथा व्यक्ति का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। इस प्रवृत्ति पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का गहरा प्रभाव माना जाता है। और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में लेखक पात्रों के मन में चल रहे विचारों, दुविधाओं, भय, प्रेम, घृणा, अपराध बोध, आत्म संघर्ष का विस्तृत चित्रण करता है। इस उपन्यास में बाहरी घटनाओं से अधिक महत्व पात्रों के मानसिक स्थिति को दिया जाता है, इसलिए उनकी कथा अंतर्मुखी तथा मनोवैज्ञानिक होती है। हिंदी साहित्य में जितेंद्र कुमार, लीलाचंद जोशी तथा यज्ञ इस धारा के प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। जितेंद्र कुमार के त्यागपत्र, सुनीता, सुखदा जैसे उपन्यासों में नारी के मन, प्रेम, दाम्पत्य जीवन तथा मानवीय संबंधों का गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। यज्ञ के उपन्यासों में व्यक्ति के आत्मसंघर्ष और व्यक्तित्व की जटिलताओं का प्रभावशाली चित्रण हुआ। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की प्रमुख विशेषता: अंतर्मुखी दृष्टिकोण, आत्मविश्लेषण, मानसिक संघर्ष, व्यक्तिवाद, मनोवैज्ञानिक यथार्थ तथा सूक्ष्म चरित्र चित्रण। इन उपन्यासों में हिंदी साहित्य को अन्य दिशा प्रदान की और मानव मन के गहरे रहस्य को समझने का अवसर दिया। अतः कहा जा सकता है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे मनुष्य के आंतरिक जीवन, उसकी भावनाओं और मानसिक जटिलताओं को समझने का प्रभावशाली माध्यम है। इनका हिंदी उपन्यास साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला खंड है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो चलेगा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और ये फर्स्ट क्लास है HD 02 BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए। सेकेंड क्लास जल्दी आएगी। अगले क्वेश्चन है, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों पर एक लेख लिखिए। उत्तर: हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद युग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग का समय लगभग 1928 से 1936 तक माना जाता है। इस काल में हिंदी उपन्यास मनोरंजन और कल्पना की दुनिया से निकलकर सामाजिक यथार्थ, राष्ट्रीय चेतना, जनजीवन की समस्या का सख्त माध्यम बन गया है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा श्रेय हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को जाता है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों तथा मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, गरीबी, शोषण, अशिक्षा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा समस्या, छुआछूत, जिम्मेदारी तथा आर्थिक विषमता जैसे सामाजिक समस्या को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया। उनके उपन्यासों में आदर्श या यथार्थ का सुंदर समय दिखाई देता है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में सेना सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कल्याकल्प, निर्मला गबन, क्रमभूमि तथा गोदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है, जबकि गोदान में किसान के जीवन की करुणा गाथा प्रस्तुत की है। गबन में मध्य वर्ग के आर्थिक नैतिक समस्या का चित्रण मिलता है। क्रमभूमि में राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक सुधार की भावना व्यक्त है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है सामाजिक यथार्थवाद, आदर्शवाद, राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद, सरल प्रभावशाली भाषा, सजीव चरित्र चित्रण तथा उद्देश्यपूर्ण कथानक हैं। इस उपन्यासों में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का विशेष महत्व दिया गया। प्रेमचंद के भाव से हिंदी उपन्यास साहित्य की नई दिशा मिली है। उनके बाद अनेक लेखकों के सामाजिक यथार्थ को अपने उपन्यासों का विषय बन गया।
प्रेमचंद ने यह सिद्ध किया कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज का जागरूक सुधारने का प्रभावशाली माध्यम है। निष्कर्ष प्रेमचंद युग ने हिंदी उपन्यास का स्वर्णिम युग है। इस युग के हिंदी उपन्यास का यथार्थवाद, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्य संबंध क्या है। प्रेमचंद के उपन्यास आज भी अपनी प्रासंगिकता, संवेदनशीलता और सामाजिक संदेश के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ बोझ उपन्यास की तात्विक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। माँ बोझ प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का अत्यंत चर्चित महत्वपूर्ण राजनीतिक उपन्यास है। यह उपन्यास भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति, ग्रामीण राजनीतिक, प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा सामाजिक अन्याय का सख्त दस्तावेज माना जाता है। इसमें लेखिका के संतुलन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार, स्वार्थ, अवसरवाद और सत्ता संघर्ष का यथार्थ चित्रण किया गया है। यह उपन्यास केवल एक घटना का वर्णन नहीं करता बल्कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियों और विडंबनाओं का उजागर करता है। उपन्यास का कथानक एक ऐसे ग्रामीण परिवेश पर आधारित है जहां एक साधारण युवक की मृत्यु राजनीतिक स्वार्थ का साधन बन जाती है। विभिन्न राजनीतिक दल, प्रशासन, पुलिस तथा प्रभावशाली लोग इस घटना का उपयोग अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। किसी का उद्देश्य न्याय दिलाना नहीं बल्कि सत्ता का प्राप्त करना, राजनीतिक लाभ उठाना होता है। यही कारण है कि निर्दोष जनता सबसे अधिक पीड़ित होती हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसका यथार्थवाद है। लेखिका ने किसी काल्पनिक संसार का निर्माण किया बल्कि भारतीय समाज और राजनीति की वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण किया। इसमें लोकतंत्र की कमजोरियों और चुनावी राजनीति, जातिवाद, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक निष्क्रियता तथा सत्ता के दुरुपयोग को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह भी उपन्यास अत्यंत सफल है। इसमें नेताओं, अधिकारियों, पत्रकारों, ग्रामीण जनता तथा सामान्य नागरिक का स्वाभाविक और यथार्थ चित्रण मिलता है। प्रत्येक पात्र अपने वर्ग और मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी पात्र पूर्णतः आदर्श, पूर्णतः खलनायक नहीं है बल्कि सभी परिस्थितियों को व्यवहार के अनुसार व्यवहार करते दिखाई देते हैं। भाषा शैली सरल, सहज, प्रभावशाली, व्यंग्यात्मक है। लेखक की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके कथानक को अधिक जीवंत बना दिया। स्वाद छोटे, सार्गिक तथा पात्र का अनुकूल है। उपन्यास में व्यंग तथा यथार्थ का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है बल्कि समाज, राजनीति की सच्चाई को सामने लाना है। लेखिका यह बताना चाहती है कि जब राजनीतिक सेवा के स्थान पर स्वार्थ का माध्यम बन जाते हैं तब लोकतंत्र वास्तविक स्वरूप नष्ट होने लगता है। जनता के अधिकार का हनन होता है तथा न्याय केवल एक औपचारिक शब्द बनकर रह जाता है। तात्विक दृष्टि से माँ बोझ लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, मानवीय अधिकार, नैतिकता और सत्ता के संबंधों पर गंभीर प्रश्न उठाता है। यह उपन्यास पाठक को सोचने के लिए विशेष करता है कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब राजनीतिक ईमानदारी, उत्तरदायी और जनहितकारी हो। निष्कर्ष, माँ बोझ हिंदी की एक उत्कृष्ट राजनीतिक उपन्यास है। इसमें भारतीय लोकतंत्र की विडंबनाओं, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असफलता तथा सामाजिक अन्याय का अत्यंत सख्त और यथार्थ चित्रण किया गया। अपने विषय वस्तु, प्रभावशाली शैली, जीवित चरित्र चित्रण तथा सामाजिक संदेश के कारण यह उपन्यास हिंदी साहित्य के विशेष स्थान रखता है। आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि उसमें उठाए गए प्रश्न आज के समाज और राजनीतिक में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्नी कहानी के कथानक को स्पष्ट करते हुए जजेंद्र कहानी का कला की विशेषता बताइए। तो उत्तर है भूमिका। पत्नी प्रसिद्ध साहित्यकार जतेंद्र कुमार की मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने पत्नी पति के संबंधों, नारी मन, दाम्पत्य जीवन और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली चित्रण किया गया है। कहानी का मुख्य उद्देश्य केवल घटना का वर्णन करना नहीं है बल्कि पात्र का अंतर्मन में चल रहे भावों और मानसिक संघर्ष का उजागर करना है। कहानी का कथानक पति पत्नी के पारिवारिक जीवन पर आधारित है। कहानी में पत्नी अपने पति के प्रति प्रेम, प्रति
प्रति पूर्ण संपूर्ण प्रेम करते हुए भाव रखती हैं। वे अपने पति की इच्छाओं, आवश्यकताओं और सुख दुख का पूरा ध्यान रखती हैं। दूसरी ओर पति अपने कार्यों और विचारों का इतना व्यक्त रहता है कि वे अपनी पत्नी की भावना का पर्याप्त महत्व नहीं दे पाता। पत्नी अपने त्याग, सेवा और धैर्य के माध्यम से परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करती है। वे कभी अपने अधिकार की मांग नहीं करते, बल्कि अपने प्रेम व्यवहार के पति का हृदय जीतने का प्रयास करते। धीरे धीरे पति को अपनी भूल का अनुभव होता है और उसे पत्नी के त्याग, प्रेम और समर्पण का वास्तविक महत्व समझ में आता है। इस प्रकार कहानी का अंत पति पत्नी के संबंध, आत्मीयता, विश्वास और प्रेम की पुनः स्थापना के साथ होता है। जयचंद्र की कहानी कला विशेषता। जयचंद्र कुमार के हिंदी प्रमुख मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। उनकी कहानी कला की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। मनोवैज्ञानिक चित्रण पात्रों के बाहरी जीवन के से अधिक उनके अंतर्गत भावना, मानसिक संघर्षों का चित्रण किया गया। नारी मन में सूक्ष्म अध्ययन। जयचंद्र ने स्त्री की भावना, संवेदनाओं, त्याग, प्रेम और आत्मसम्मान अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया। संक्षिप्त और प्रभावशाली कथानक। उनकी कहानी में अनावश्यक घटना होती, कथानक में छोटे होने पर भी अत्यंत प्रभावशाली होता। चरित्र प्रधानता। उनकी कहानियों में घटना की अपेक्षा पात्रों के चरित्र, मानसिक विकास को अधिक महत्व दिया। सरल साहित्य। भाषा सरल, सहज, भावपूर्ण साहित्यिक है। संवाद छोटे, स्वाभाविक और पात्र का अनुरूप है। दार्शनिक दृष्टि। उनकी कहानी में जीवन, प्रेम, नैतिकता, मानवीयता शब्दों पर गंभीर चित्रण दिखाई देता है। यथार्थ और आदर्श समय। जयचंद्र ने वास्तविक जीवन की समस्या का आदर्श मानवीय मूल्यों के साथ प्रस्तुत किया। जिसके पत्नी केवल पति पत्नी के संबंधों की कहानी नहीं, बल्कि यह भारतीय नारी के त्याग, प्रेम, धैर्य और समर्पण का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। जयचंद्र कुमार अपनी मनोवैज्ञानिक शैली, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, सरल भाषा, ज्ञान, मानवीय संवेदनाओं के माध्यम से इस कहानी को हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानी स्थान दिया लाया है। यह कहानी आज भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, समानता और पारंपरिक सम्मान का महत्व संदेश देती है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला कथाकार भीष्म कहानी। उत्तर है भीष्म कहानी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार तथा अनुवादक है। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। वे प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं तथा उन्होंने अपने साहित्य में समाज की वास्तविक समस्या, मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक विषमताओं का सजीव चित्रण किया गया। भीष्म कहानी की रचना में सरल भाषा, यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा मानवीय करुणा का अद्भुत समन्वय मिलता है। उन्होंने मध्य वर्ग के समाज, गरीब वर्ग, सांप्रदायिकता, पारिवारिक संबंधों तथा सामाजिक विसंगतियों को अपनी कहानी और उपन्यासों का विषय बन गए हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी जीप की दावत आधुनिक समाज की कृत्रिमता और बुजुर्गों की अपेक्षा पर आधारित है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास तत्सम भारत विभाजन की त्रस्ती का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है। इस उपन्यास के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके अंतरिक्ष उन्होंने बस्ती झरोखे, मध्यदास की माड़ी आदि महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। भीष्म साहनी की भाषा अत्यंत सरल, सहज और प्रभावशाली है। उनके पात्र सामान्य जीवन से जुड़े हुए हैं और पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। उन्होंने साहित्य को समाज परिवर्तन प्रभावी माना है। मानवीय मूल्यों, सामाजिक समानता, राष्ट्रीय एकता के प्रति गहरी आस्था थी। निष्कर्ष है भीष्म कहानी हिंदी साहित्य की एक ऐसा महान कथाकार उन्होंने अपने यथार्थवाद दृष्टिकोण, मानवीय संवेदनाओं और प्रभावशाली लेखक के कारण हिंदी कथा साहित्य की नई ऊंचाई पर प्रदान की है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस भी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यह पेपर कोड था HD 02 हिंदी साहित्य कथा BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए।
ये फर्स्ट क्लास थी। और इनसे पहले ओल्ड क्लास है, 25 साल वाली वह भी देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है और मॉडल पेपर की है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस भी को भी ज्वाइन कर लेना है। नई कहानी हिंदी कहानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका विकास मुख्यतः 1950 के बाद हुआ। नई कहानी हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका विकास मुख्यतः 1950 के बाद हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में आए सामाजिक, आर्थिक और मानसिक परिवर्तनों में नई कहानी आंदोलन में जन्म दिया। इस धारा में बाहरी घटनाओं की अपेक्षा व्यक्ति की मानसिक संघर्ष, अकेलापन, पारिवारिक विघटन, मध्य वर्गीय जीवन, आधुनिक जीवन की समस्या का प्रमुखता दी गई। नई कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था बल्कि आधुनिक मनुष्य के जीवन में वास्तविक समस्या को सामने लाना था। इसमें व्यक्ति की संवेदना, तुरंत पारिवारिक संबंध, बेरोजगारी, तनाव, दुर्घटना, अस्तित्व बोध तथा बदलते सामाजिक मूल्य के प्रमुख विषय बने। नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं मनोवैज्ञानिक चित्रण, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद, सांकेतिक शैली, संक्षिप्त कथानक, प्रभावशाली भाषा तथा आधुनिक जीवन की समस्या का चित्रण। इस धारा के प्रमुख कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, उषा परिवादा तथा भीष्म साहनी का विशेष स्थान है। इन लेखकों में हिंदी कहानी का नई दिशा, अन्य संवेदना प्रदान की है। निष्कर्ष, नई कहानी का आंदोलन ने हिंदी साहित्य को आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान किया है। इसने व्यक्ति के आंतरिक जीवन, सामाजिक यथार्थ तथा बदलते मानवीय संबंधों का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है, जिसके कारण हिंदी कहानी साहित्य और अधिक समर्थ व्यापक बना है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और पेपर कोड था HD02। ये फर्स्ट क्लास थी हिंदी साहित्य की। और इनसे पहले ओल्ड क्लास हैं 25 साल वाली, वो भी देख लेना, जिसकी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में या आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।